नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर देश भर में सियासी संग्राम जारी है। इस बिल को कानून बनने से रोकने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में करीब 1 दर्जन याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें कांग्रेस, एआईएमआईएम, एआईएमपीएलबी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी याचिका दाखिल कर दी है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान बदस्तूर जारी है, तो उधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में वो 500 सेमिनार, 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है। यानी कि वक्फ को लेकर ही मुसलमानों में दो फाड़ की स्थिति है। अब इसे लेकर ऐसे में एक सवाल ये उठ जाता है कि क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है? सवाल उठ रहे हैं कि वक्फ कानून को लेकर आखिर तकलीफ किसको हो रही है। सवाल यह भी कि मुस्लिम समुदाय में वक्फ पर आखिर दो फाड़ की स्थिति क्यों है, क्योंकि एक पक्ष समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष विरोध। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब क्या आसार बनते हैं? देश भर में वक्फ कानून को लेकर विरोध क्यों हो रहा है, सवाल यह भी उठ जाता है। और ऐसे में न सिर्फ सियासत बल्कि कई मुस्लिम संगठनों की भी कई ऐसे रिएक्शन सामने आ चुके हैं जहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन उन तस्वीरों को भी किसी को नहीं भूलना चाहिए जो इस बिल के समर्थन में सामने आई थी, जहां पर लगातार केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और तमाम कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया जा रहा था कि इस बिल के माध्यम से अब जो जमीनें हैं उस पर अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा, इस तरह की बात की गई। जब वक्फ के अमेंडमेंट पेश किए थे हमने उस वक्त भी सहमति नहीं दी थी और अभी भी हमारा उसको विरोध है। सरकार ने अपने ताकत के बलबूते पर इसको मंजूर करा लिया है, लेकिन देश के मुसलमानों को ये स्वीकार नहीं। तो हमने ये फैसला किया है कि हम दो तरफा लड़ाई लड़ेंगे। पहली तो ये कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमने कल अपना मुस्लिम मसला बोर्ड तरफ से जो है वो पिटिशन फाइल कर दिया है और भी कई संस्थाओं ने फाइल किया है। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ में। जो हमारा ये अभियान 11 तारीख से शुरू हो रहा है, पूरे देश में चलेगा, जिसमें कई तरह के प्रोग्राम होंगे। जिसमें हमने ये तय किया है कि कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट होंगे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे, जलसे होंगे। और उसके साथ साथ एक वीक हम दरमियान में मनाएंगे, एक जुमे से दूसरे जुमे तक के, जिसमें हम सेफ वक्फ के नाम से वो वीक होगा और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। फिर इसमें हमने ये भी तय किया है कि तकरीबन 50 बड़े शहरों में हमारी जो स्टेट लीडरशिप है, मुसलमानों की जितनी संस्थाएं, उनकी जो स्टेट लीडरशिप है वो धरना भी देगी और गिरफ्तारी भी देगी। उसके बाद हमने ये भी तय किया है कि हम जो है इसके खिलाफ जो है वो तकरीबन 50 शहरों में, बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जहां भी हमारे धरने होंगे वहां पे धरने के बाद हम गिरफ्तारी भी देंगे और धरने के बाद हम जो है एक विज्ञापन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डीएम के माध्यम से सौंपेंगे भी। और देखिए, वक्फ को लेकर किस तरह से सियासी संग्राम मचा हुआ है। दो खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नासिर हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत अमित जी मैं आपके साथ करूंगी। आखिर वक्फ को लेकर इतना सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है? क्या ये मानकर चला जाए कि केंद्र सरकार मुसलमानों को ये समझाने में विफल रही है कि ये उनके हित में है, या फिर किस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिल पाएंगी? नहीं ऋतु जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, ये जो वक्फ का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक बिल जो संसद ने के दोनों सदनों ने पास किया है और उस पर राष्ट्रपति जी का भी उस पर स्वीकृति मिल चुकी है, तो निश्चित तौर पे अब ये कानून बन चुका है देश का। और इसे देखिए, जो आप अब तक जो गरीब मुसलमान रहे हैं, जो विधवा महिलाएं बहनें हमारी हैं, जो तलाकशुदा बहनें हमारी हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, ये सब जो पहले वक्त के से अछूते रहते थे, इसके सुविधाओं से जो अछूते रहते थे, मेरे हिसाब से अब ये बिल जो है वो सबको स्पर्श करने वाला है। देखिए, इससे फायदा तो किस किस को होगा वो मैंने आपको बताया, लेकिन जो लोग इसको लेकर हो हल्ला कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इसको बिल को लेकर अदालतों में जाएंगे, इसको चुनौती देंगे, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो लोग कौन हैं। अगर आप देखें तो चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या एनजीओ हो या मुस्लिम के बड़े बड़े नेता हो, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को अगर आप सर्वे करें तो वक्फ बोर्ड पे जो ज्यादातर अधिकांश जो कब्जे हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा किए गए हैं।
किस लेकिन हिसाब सर से, और ये देखिए, चाहते ठीक है, क्या मैं है, आपकी वो बात से चाहते सहमत ये हूँ कि हैं। 10 इसीलिए सेकंड इस मुझे तरह जवाब से दीजिएगा। जो चाहे कांग्रेस हो या फिर AIMIM हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आपने जिक्र किया, इनकी जमीन हो सकती है वक्फ पर इन्होंने कब्जा किया हो सकता है, लेकिन ये भी तो नकारा नहीं जा सकता ना कि जब ये लोग मुसलमानों के बीच में पहुंचेंगे तो आप लोगों की तरफ से वो गुमराह वाला जो जिक्र किया जा रहा है कि भाई वक्फ के लिए गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, तो वो वाली स्थिति भी तो पैदा होगी। उसके बाद फिर बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि बीजेपी तो अभी मुसलमानों को नहीं समझा पा रही है, भले ही मुसलमान इस पूरे मामले को लेकर दो फाड़ की स्थिति ही क्यों ना हो। रितु जी देखिए, आज का देश का जो गरीब मुसलमान है, जो शरीफ मुसलमान है, वो इस बिल के पक्ष में खड़ा है, आज भी खड़ा है और आगे भी ठीक खड़ा है। रहेगा। ये क्या चाहते हैं, जो कथाकथित मुस्लिम समाज के जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो इन गरीब मुसलमानों को, शरीफ मुसलमानों को बहला कर, फुसला कर, गुमराह कर कर उनको सड़क पे ले आया जाए, हम्म। उनसे सड़क जाम करवाया जाए, उनसे पथराव करवाया जाए। जब ये सब नहीं हो पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो लाठी डंडे वो खाएं और ये वक्फ बोर्ड की मलाई खाएं। तो ये इनका ये जो लेकिन इनकी जो लाठी डंडे सोच है वाली वो ये स्थिति है। भी तो नहीं आई ना, अब ऐसे महज सिर्फ आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब सीधा कानून का यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, डॉक्टर परमवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। लेकिन नासिर हुसैन जी आपके पास, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है जो ये कानून है ये हित में रहेगा, गरीब, पिछड़े और जो विधवा महिलाएं हैं उनके हित में है, तो फिर क्यों इस तरह की स्थिति कि अब सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया? धन्यवाद। बोलते हैं एक मजहब को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी हो गई है। एक कौम के से इतनी नफरत मैं पहली बार हिंदुस्तान में देख रहा हूं। आप बताइए, कभी CA, NRC, UCC के नाम पे इस कौम को परेशान किया जा रहा है। आज इनके कौम की प्रॉपर्टी को भी छीन ली जा रही है। क्यों? अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो आपकी सरकारें हैं, आप एक्शन ले सकते थे। क्योंकि चेयरमैन राजनीतिक पद है कि आपके ट्रिब्यूनल आप लोग ही नियुक्त करते हैं, भारत की सरकार करती है, बिहार की सरकार करेगी, यूपी की सरकार करेगी या तमिल की सरकार करेगी, सारी जगह सरकार का हस्तक्षेप है। आप कोई बहाना बना के मुद्दों से भटका देना चाहते हैं, कौम को सड़कों पे लाके बैठा देना चाहते हैं। आपने इस कौम के लिए क्या किया है? इस कौम को बढ़ाने के लिए क्या किया है? सिवाय इस कौम को परेशान करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज हम इस बिल के ऊपर देश की सबसे बड़ी अदालत में गए क्योंकि ये संविधान पे हमला है। हम देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हम कैसे खामोश हो लौटूंगी अमित सकते हैं तिवारी जी जब आपके पास। संविधान पे हमला हो रहा हो, आर्टिकल 14 पे हमला हो रहा हो, 26 पे हो रहा हो, आर्टिकल 28 पे हो रहा हो, 29 पे हो, हम नहीं खामोश हो सकते। हम संविधान बनाने वाले लोग हैं। जब हमारे सामने संविधान बिखर रहा होगा, एक कौम को टारगेट कर दिया जाएगा, एक कौम को आप दूसरे दर्जा का बना दिया जाएगा, तो हमारी आवाज उठेगी। हम बीजेपी के चेहरे से नकाब उतारेंगे, हम अदालत के चेहरे पे जाएंगे, अदालत से यह सवाल करेंगे क्या ये संविधान के खिलाफ है या नहीं है। अब देश की अदालत इस पे क्या फैसला देती है देखते हैं, मगर हम अपनी आवाज को बंद नहीं कर सकते। चाहे वो सदन हो या संसद हो या सड़क हो या अदालत हो, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। क्योंकि आज एक कौम पे हमला है, कल दूसरे कौम पे होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरे दर्जे की राजनीति नहीं करती है तो समानता की बात करती, तो यही बिल क्यों नहीं मंदिरों के लिए लाते हैं, क्यों नहीं क्रिश्चियनिटी के लिए लाते हैं, क्यों नहीं गुरुद्वारा के लिए लाते हैं? आप तमाम मजहब के लिए एक बिल लेके आते, हम समझते, मगर एक कौम के ऊपर ही टारगेट करना, एक कौम को ही बदनाम करना, यह आपका असली मकसद है। क्योंकि राजनीति वोट लेना है, एक पोलराइजेशन करना है, एक मजहब में एक नफरत फैलाना है, हिंदुस्तान में वोटों की राजनीति करना है। इसलिए आप कहते हैं बिहार की इलेक्शन है, आपके पास मुद्दा नहीं है क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, काम आपके पास है नहीं, किसानों की हालात बद से बदतर है, मार्केट में शेयर बाजार की हालत बद से बद। उन सब मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों की लाने की जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। ठीक है सर, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहला रिएक्शन मुझे लेना है। आशुतोष मिश्रा जी, क्या आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि मुसलमानों के विरोध में जो हित में ये बिल नहीं है, जिस तरह से बीजेपी जिक्र कर रही है कि भले ही हित में तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, एक याचिका दायर की गई है? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद अपनी बात रखिएगा।
बिल्कुल ये हित में नहीं है। और आपने देखा होगा कैसे 2009 में और 2013 में, 2013 में यही वक्फ बिल जब आया था संसद के पटल पे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया था। शाहनवाज हुसैन जी को उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी इस बिल से, सुषमा स्वराज जी थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। एक रहमान कमेटी करके था, उस वक्त भी इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त समर्थन किया था। तो ये दुमुहा, ये ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? दिक्कत ये है कि जितनी भी जमीनें हैं, या आप वक्त का जमीन ले लीजिए या मंदिर की जमीनें, इनको करना क्या है, इनको हड़पना है, इसको हड़प के अपने दोस्त अडानी को इनको समर्पित करना है। सारा साजिशन ये कर रहे हैं कि कैसे इस जमीनों को हड़प के आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी गुमराह करना बंद करे। अरे बक्का झूठ बोलने का तो आप लोगों ने, टेंडर ले रखा है। झूठ बोलने का तो आप लोगों ने टेंडर ले रखा है। हर बात पर झूठ बोलने का झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलने का करते हैं। आप ना बताएं कि आप लोग तो ऐसे ही, आप लोगों को बड़का झूठा पार्टी का टैग लगा हुआ है। झूठ बोलने का आप लोगों ने टेंडर ले रखा है, उसका आप लोगों ने ऑथराइजेशन करा रखा है। आप हमें ना बताएं, ठीक है? आशुतोष जी पॉइंट पर आइए। वक्फ बिल संशोधन का जो हुआ था, उसको समर्थन दिया था कि नहीं दिया था? 2013 में रहमान कमेटी को आपने समर्थन दिया था कि नहीं दिया था? आज आखिर ऐसा क्या हो गया? ये लोग बेसिकली अडानी जो इनके दोस्त हैं, अगंबर, उनके दबाव में हैं। ये सारा, ये भाई साहब बोल रहे थे कांग्रेस के, मैं उनके बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं कि वो मंदिर की बात करते, ये सब मंदिर की भी जमीनों के साथ ऐसा करेंगे, मस्जिद की जमीनों के साथ कर रहे हैं, ईसाई धर्म, सब धर्म के जमीनों को ये हड़पेंगे और अपने दोस्त को देंगे। सारा मोटिव इनका ये है। ठीक है सर, अडानी अंबानी को यहाँ पर जमीन देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वक्फ की तरफ से तो ये भी कह दिया गया ना कि जहां अंबानी का घर बना हुआ है वो जमीन भी वक्फ की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये कानून बनता है या धरातल पर आता है, तो आपको नहीं लगता कि ये सही साबित होगा? फिर मैंने आपको बता दिया कि इस बिल को लाने का मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी, मतलब मंशा बीजेपी की ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर 2013 में क्यों समर्थन किया था इस बिल का? आप मुझे बता दीजिए, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि आपने क्यों समर्थन किया था। शहनवाज हुसैन जी चिल्ला के क्यों समर्थन की बात कर रहे थे? सभी के सारे पैनलिस्ट के जो भी सवाल हैं उनसे आपसे जवाब लूंगी, लेकर प्रवक्ता तक सभी झूठ बोलते हैं। ठीक है, जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर परमवीर सिंह जी आपके पास आते हुए, सर जो सियासी हो हल्ला मचा हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर, पहले तक तो प्रदर्शन के लिए कहा जा रहा था कि प्रदर्शन जो भी है सड़कों पर आएगा, मुसलमान प्रदर्शन करेगा, शाहीन बाग जैसी वाली तस्वीरें आएंगी, लेकिन अब सीधा कानून का सहारा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया। तो क्या लग रहा है कि आप बीजेपी 300 यहाँ पर औंधे मुंह गिरेगी? क्योंकि विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो पहले स्थिति देखने को मिल पाई थी वही एक बार फिर से पैदा होगी और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। रितु जी देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और बहुत सब लोग जो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं उन लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। ये एक टर्म होती है पॉलिटिकल साइंस में, गीटोइजेशन, अंग्रेजी का शब्द है। इसका मतलब होता है गोलबंदी करना किसी मुद्दे के ऊपर लोगों को लेकर। अब यहाँ पर ये गोलबंदी की जा रही है। यहाँ पर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जो वक्फ का बिल है या वक्फ जो है ये हर एक मुसलमान के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ असर डालता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम समझें इस चीज को, साधारण कानूनी भाषा में समझे, कानूनी आंख से देखें हम, कुछ जमीनें हैं जो संस्था की हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, उनको एक ट्रस्ट के तरीके से या बोर्ड के तरीके से चलाया जाता है। इससे लगभग मैं मानता हूँ 5 या 6% मुसलमान भी, अगर मैं बड़ा आंकड़ा पेश कर रहा हूँ मैं, कि वो वक्फ के साथ किसी ना किसी कांटेक्ट में होता है। अदरवाइज 95% मुसलमान का कोई लेना देना नहीं होता है। छोटे शहर, कस्बे, देहात के अंदर जमीनें होती हैं, उनके ऊपर धार्मिक कार्य करने के लिए, समाज के अच्छाई के लिए, धार्मिक नहीं कहेंगे कि चाहे स्कूल चल रहे हैं या कब्रिस्तान की जमीनें या हमारे मदरसे हैं, वहां वो चल रहे होते हैं, इसका सरोकार नहीं होता है। मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा कि ये कोशिश की जा रही है कि इसको मुसलमानों के साथ जोड़ के देखा जाए। सुनने में आता है कि वक्फ एक उर्दू का शब्द है, अरबी का शब्द है, सब मुसलमानों का सरोकार है। इससे सब मुसलमानों का सरोकार नहीं है कानूनी रूप से। अब आती है बात गोलबंदी करने की। देखिए, चुनाव सर पे हैं, चाहे कहीं पर भी है, जब भी भारत में कहीं ना कोई चुनाव होता है कुछ ना कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर देखना होगा, ये एक बिल पेश होता है कि जो इन पार्टी जो वक्फ को संचालन करते हैं, जो लोगों का, उनके मैनेजमेंट के तरीके में फर्क किया जाएगा। वक्फ जो काम कर रहा था पहले, अपना धर्म का काम, इस्लाम का काम जो कर रहा था, वो वैसे ही करता रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए नया एक गाइडलाइन इसमें मुसलमानों को एक सेकंड सुन लीजिए सर, आपको पूरा समय दिया था, एक बार उनसे भी सुन लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। रितु जी सुनिए मेरी बात को, ये गलत एनालिसिस करके आप पॉलिटिकल साइंस
क्या हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हमें अकल नहीं है आप जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें आप देखिए, इस तरह से पॉलिटिकल गुमराह साइंस मत की करें। बात जब सुनिए आती है ना, अगर आप सर, मेरे को सुनिए बोलने देते, सर, आप सर कॉन्स्टिट्यूशन की सुनिए, किताब लिए घूमते आप हैं, कह रहे यहाँ पर ही कॉन्स्टिट्यूशन का 95% हवाला देता हूँ, बोलने मुसलमानों तो को दीजिए ना इससे अपनी। मतलब आप नहीं। मेरा गला नहीं सुनिए बोल ना, सकते सर, 95% करके आए होंगे आप, सर गला सुन नहीं बोल लीजिए सकते। मेरी आप किसी और के टाइम के अंदर आप बोल रहे हैं, यही आप लोग का एजेंडा रहा है नहीं शुरू से, उसी नहीं हिसाब नहीं से आप बोलते गलत। हैं। आप मेरी आप बात अगर सुनने दीजिए, एनालिसिस हमें कर पूरा रहे हैं, करने में तो कुछ ईमानदारी मकसद से नहीं है ना। एनालिसिस करते तो मैं डेमोक्रेसी का आपको राज नहीं है ना देश टोकता। के अंदर, आप कहते हैं बोलने का अधिकार है ना 95% हमें, मुसलमानों इस को, हिसाब से सुनिए तो मेरी बात आपको सर। बिल्कुल ठीक राइट है है। नासिर हमने हुसैन संविधान जी, दिया है आपको बोलने नासिर के लिए। हुसैन जी सर, कांग्रेस ठीक ही है, आपको संविधान पूरा निर्माता है, समय दिया गया कांग्रेस था, और ने चूंकि आपको अगर हक दिया राजनीतिक है बोलने विश्लेषक से की, हम सवाल बिल्कुल हक पूछेंगे तो देती है आपको, एनालिसिस करेंगे मगर सर। आप गलत आपका एनालिसिस परसेप्शन करते हैं अलग है, इसलिए आपको आपकी रोक रहा हूं। विचारधारा अलग है, उनका सोचना अलग है। अब जो उन्होंने सोचा वो यहाँ इस नहीं पटल पे रख आपने दिया, उन्हें मंच पर एक रखा। एनालिसिस लेकिन बनाया, ठीक विचारधारा है, नहीं बुलाया कि ठीक पॉलिटिकल है, हमारे एनालिसिस बुलाया, साथ तो ऑल ईमानदारी से इंडिया एनालिसिस इमाम कराइए। एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़े हुए हैं। रशीदी साहब, आपके पास आते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश की, वक्फ बिल को लेकर जो यहाँ पर हो हल्ला मचा हुआ है, उसको लेकर आप समर्थन कर रहे हैं या फिर आप उसके विरोध में हैं? और जो भी आप चाहे समर्थन में हो, विरोध में हो, उसके पीछे की वजह भी प्लीज बताइएगा। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है, पहले भी ये होता है, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है। और मैं आपको एक चीज बताता चलूं, मिसाल मशहूर है गांव देहात की, कि छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, जी। इसमें करीब 200-250 प्रॉपर्टियां हैं जो 250 बीघे के करीब होती है। दिल्ली के अंदर है ये प्रॉपर्टियां। ये कांग्रेस के जमाने से सरकारों के पास है, कांग्रेस के टाइम से है ये अभी से नहीं है। कांग्रेस के टाइम से केंद्र सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास, दिल्ली सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास। इसमें बाकायदा पूरा डाटा है, रेलवे के पास कितनी है, टीडीए के पास कितनी है, एमसीडी के पास कितनी है, एनडीएमसी के पास कितनी है, टारगेट मत पूरा करिए, डाटा बोलिए है। कहना क्या चाह रहे हैं। नासिर भाई सुन लीजिए, नासिर भाई सुन लीजिए। रस्ती साहब, आप मैं बात व्यक्तिगत करिए नहीं ना, आप बोलना टारगेट चाहता। क्यों कर रहे हैं? अब बताइए आप। आपने बोला मैंने सुना, आपने बोला मैंने सुना। बोलिए ना सर, आप आपको भी सुन रहा हूं ना, मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, 65 साल कांग्रेस की हुकूमत रही और ये सारी प्रॉपर्टियां उसके वक्त में सरकारों के पास गई। उस वक्त सरकार ने, जब इनके सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, तो इन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनाकर ये प्रॉपर्टी मुसलमानों को क्यों नहीं सौंपी? इन्होंने सरकार के पास क्यों रखी? चेयरमैन सरकार का क्यों होता था? मेंबर सारे सरकार के क्यों होते थे? वो चेयरमैन जो है, आप देखें मिलेनियम पार्क कितना बड़ा पार्क है, ये हारून यूसुफ जिस वक्त चेयरमैन थे शीला दीक्षित सरकार में, सरकार की झोली में डाल दिया। वजीराबाद में कई बीघा जमीन शमशान घाट को दे दी गई, उस वक्त में चौधरी मतीन चेयरमैन थे। हजारों बीघा जमीन 25 पैसे गज के हिसाब से चेयरमैन ने बेच दी। उस वक्त जो भी चेयरमैन होता था, वो मेंबर और चेयरमैन मिलकर 60 गांठ से 99 साल की लीज पे, 3 साल की लीज पे, इस तरह कोड़ियों के दाम में बेच दिया करते थे, यानी कब्जा बेचते थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, अब हाय हुल्ला करने से नासिर भाई कोई फायदा इसलिए नहीं है। 65 साल का जमाना कोई मामूली जमाना नहीं होता। आपने 65 साल देश में राज किया है, उस वक्त में अगर आप मुसलमानों के हितैषी बनकर ये जमीन मुसलमानों की झोली में डाल देते और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनाकर उनको सौंप देते, तो शायद आज ये वक्त देखना नहीं पड़ता। दूसरी बात, मैं देखिए, हालांकि मैं बीजेपी के साथ में इस वक्त में इसलिए भी खड़ा हूं क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो यकीनी तौर पर मुसलमानों के भले के लिए हैं। जैसे मुसलमान के कुछ बच्चे गलत कामों में थे, आज वो सही लाइन पर आ गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वक्त बिल पर ही रहना चाहता हूं। मैं बीजेपी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बीजेपी, वाकई आपने एक सवाल किया था बीजेपी से कि क्या आप इसको समझाने में नाकाम रहे हैं, ये मुसलमानों के फेवर में है कि नहीं है? तो यकीनी तौर पर इस बात को मैं कहूंगा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि बीजेपी इस बात को समझाने में बिल्कुल नाकाम रही है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है कि नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और उसी की वजह से तो पूरे देश में हो हल्ला है। नासिर हुसैन जी, जल्दी से अपनी बात कीजिए। अमित तिवारी जी, उसके बाद आपके पास हड़बड़ी में पास ना किया जाए रितु जी, बल्कि इस बिल के जो नुकसानात हैं, फायदे हैं, वो पहले कम्युनिटी के सामने रखे जाएं, बताए जाएं, उसके बाद ठीक है रशीदी जी। रितु जी, मैं नासिर हुसैन जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कौन सी जल्दी थी? रितु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिहार में 15-17 साल से सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की है।
बीजेपी 12 साल से तकरीबन अभी यूपी के अंदर है, 10 साल से तकरीबन होने जा रहा है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों करप्टेड है ना। ये जमीन अगर करप्शन हो रहा है, अगर करप्शन है तो ये लोग इन्वॉल्व है उसमें, तभी तो बिका होगा। आप रशदी साहब यही कहना चाह रहे हैं, 65 साल की बात कर रहे हैं, आज की क्यों नहीं बात करते? 17 साल से बिहार में वक्फ बोर्ड में का चेयरमैन किसका रहा है, यूपी में चेयरमैन किसका है, इसके बारे में जवाब दीजिएगा। कौन लोग भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसके पे मैं सहमत हूं, उस पे एक्शन हो सकता है, वो गलत हो सकता है, मगर आप कहिए कि ये बिल मुसलमानों के फेवर में है, ये मुसलमानों को फायदा दे रहा होगा, ये गलत है। आप क्या पहले कोर्ट जाने का रास्ता नहीं था? रीट पिटीशन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, मगर आप जबरदस्ती का अभी ट्रिब्यूनल को बदनाम कर रहे हैं। 20 तरह की ट्रिब्यूनल हिंदुस्तान में चल रही है, लेकिन सर इस बड़े कानून में ये भी तो प्रावधान मेंशन किया गया है ना, ये भी तो पॉइंट है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था वो अंतिम फैसला होता था। ट्रिब्यूनल के पास जो भी शिकायतें जाती थी, जो भी दलीलें जाती थी, वो अंतिम होती थी, जो भी ट्रिब्यूनल की तरफ से मुहर लगा दी गई। लेकिन अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो ये तो बड़ी राहत वाली खबर है। तो पहले नहीं था क्या? पिटीशन नहीं डाल सकती थी क्या? भाई आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जा नहीं सकता था? नासिर भाई सुनिएगा, नासिर भाई सुनिएगा, एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूं और उसको ध्यान से सुनिएगा। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फाइलों में हम तो आपके थे, गुलाबी है, ये आंख मुसलमान तो आपके थे, ये बातें खिताबी है, कांग्रेस कहने में सब सही लग रही है अभी भी आपकी, मगर ये बात सच्ची नहीं है रस्ती साहब। मेरे भाई जिस तरह से इस मुसलमानों को लुटाया गया है, इस मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, भाई इसको क्यों नहीं मानते? आपकी बात जाएगी न मेरी बात जाएगी, ठीक है सर। अमित तिवारी जी, आपके पास आते हुए कई ऐसे सवाल हैं जो सीधा केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर सड़कों पर देखा जाए या फिर देश में देखा जाए तो मुसलमान दो फाड़ की स्थिति में है, एक समर्थन में है, एक विरोध में है। लेकिन इस डिबेट में भी वही देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ में है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी बिल्कुल पूरी तरह से आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए रितु जी, अगर बीजेपी रशीदी साहब को समझाने में ये कामयाब रही है कि ये बिल उनके समर्थन में है, उनके पक्ष में है, उनके समाज के पक्ष में है, तो निश्चित तौर पे एक आम मुसलमान, एक गरीब मुसलमान इस चीज को समझता है, पसमानदा मुसलमान इस चीज को समझता है कि ये बिल उसके पक्ष में है, हम उस तक पहुंच भी रहे हैं और उसको समझा भी रहे हैं। देखिए, जो मुसलमानों को टिकट ना देता हो वो मुसलमानों की बात करता है, जो मुसलमानों को कैबिनेट में जगह ना देता हो वो मुसलमानों की बात करता है। गजब है, आप बोलते मुसलमान। अमित भाई कुछ तो ईमानदारी से बात करिए। नासिर हुसैन जी, आपकी पूरी बातें सुनी गई है सर, दूसरे पैनलिस्ट की भी आप बात सुन लीजिए। अब कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से आप अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का तो सही नहीं है ना सर, सुन लीजिए। अमित तिवारी जी, कूदने की आदत है। तो देखिए, संसद में भी आपने देखा होगा किस तरीके से राधा मोहन जी ने एक लिस्ट जारी की जिसमें से कौन कौन वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हैं, जो कि संसद में रहे हैं, जो कि एक्स एमएलए रहे हैं, जो एमएलए रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं वक्फ बोर्ड के, वो लोग किस तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ओवैसी साहब खुद जो इतना चीख चीख के चिल्ला रहे थे और वक्फ बोर्ड को फाड़ रहे थे, कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज पर वो बैठे हुए हैं। उनके होटल्स खुले हुए हैं, उनके दुकान खुले हुए हैं, उनके कॉलेजेस खुले हुए हैं, जहां से लाखों की फीस ली जाती है। तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों पर बात होगी या नहीं होगी? आज जब इनको डर इसलिए लग रहा है रितु जी कि जब जांच शुरू होगी तब ये लोग इनके गिरेबान तक पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी और ये जेलों में जाएंगे। अब तक ये चाहते क्या थे? अब ये चाहते थे कि गरीब मुसलमानों को, शरीफ मुसलमानों को गुमराह करके उनको सड़क पर ले आओ, सड़क जाम करवाओ, पत्थरबाजी करवाओ, लाठी डंडे वो खाएं, केस वो खाएं और ये वक्फ बोर्ड की मलाई खाएं। यही तो इनकी मंशा थी और यही ये करते आए थे। वरना 75 साल आजादी को हो गए, मुसलमान का ग्रेजुएशन परसेंटेज 10% से भी कम है। ऐसा क्यों है? आज सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा कोई अनपढ़ किसी समाज में है तो मुस्लिम समाज में क्यों है? इन 75 सालों में इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर बात करने के बजाय ये वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ है, इनके खिलाफ है, ये सब करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं, आप चर्चा करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कॉलेज खोल देते हैं, माइनॉरिटी हॉस्पिटल बना देते हैं, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाते हैं। एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, चूंकि आपने खुद ही जिक्र किया कि साजिद रशीदी जी को आप अपने इस बिल को लेकर, कानून को लेकर समझा पाए हैं, तो ये आप लोगों की बड़ी सफलता है। लेकिन रशीदी साहब पूरे पसमानदा समाज को तो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि अगर एक पक्ष आप लोगों के समर्थन में है तो एक पक्ष तो सड़कों पर उतरा है जो आप लोगों का विरोध कर रहा है इस बिल को लेकर।
ये ऋतु जी, ये वही लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो वही लोग विरोध में, और जिनको डर है कि उनकी जो कब्जा किए हुए जो जमीनें हैं वो उनके हाथ से निकल जाएगी, उन पर केस दर्ज होगा, उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, चूंकि मेरे पास समय कम है, डॉक्टर परमवीर सिंह जी एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। सर, क्या वाकई में जो सियासतदान हैं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी का जाने, यहाँ पर जो कब्जा की हुई है वो प्रॉपर्टी उनके पास से चली जाएगी, छिन जाएगी, उसका डर सता रहा है? साफ साफ ये डर सता रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी के अंदर भी माइन्यूटेस्ट माइनॉरिटी बना दी गई है, तो लगातार वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज है। अगर आप देखेंगे तमाम एमपी एमएलए, बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि महज सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और आगे भी इसी तरह से सियासत रहेगी। माफी के साथ आप सभी को बीच में रोक रही हूँ और इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी चर्चा के लिए जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।